हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं प्राचीन भारत से महत्वपूर्ण प्रश्न, हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी में और मौर्य काल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी ये सीरीज। चलिए देखते हैं इसमें मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, अगला है अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो यूनानियों को बाहर भारत से चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अगला है सेल्यूकस ने किसे राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में रखा था। तो किसे रखा था? मेगास्थनीज को। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है, जो हमें मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला है चंद्रगुप्त ने 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। यह प्रमाण मतलब यह प्राण त्यागना जैन धर्म में कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं संलेखना या संथारा। ठीक है दोस्तों, और ये जैन धर्म में इस तरीके से बिना कुछ खाए पिए प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, जैन धर्म में, क्योंकि जैन धर्म को मानते थे और जो इनके पौत्र थे अशोक वो बौद्ध धर्म को। ठीक है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो तक्षशिला। ठीक है, अगला है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो उन्होंने एक ही युद्ध लड़ा था और उसका नाम है कलिंग का युद्ध। तो दोस्तों 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। ठीक है, और कलिंग मतलब उड़ीसा। तो इससे इनकी मतलब नीति में भारी बदलाव आया, हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने कसम खा ली, इन्होंने शपथ ली कि अब भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, और बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला देखिए अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन है। तो केंद्रीकृत एकाधिकार। अगला देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। तो ये कर्नाटक में एक जगह थी दोस्तों, श्रवणबेलगोला। ठीक है, पहाड़ी पर, और जहाँ पर इन्हें संलेखना के द्वारा अपनी प्राण त्याग दिए फिर। ठीक है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है मतलब प्रसिद्ध है। तो अशोक का क्या नाम है? दूसरा देवनाम प्रिय, देवों का प्रिय। अगला है कलिंग युद्ध के बाद किसने साम्राज्य अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो रोग एडिक्ट 13वें। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य किसके समकालीन थे। तो दोस्तों ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला टॉपिक अगला देखेंगे पॉइंट। अगला पॉइंट है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। तो दोस्तों तक्षशिला शिक्षा का केंद्र सबसे प्रसिद्ध था। और तक्षशिला में कौन पढ़ाते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला देखते हैं अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। तो उनके द्वारा जो शिलालेख बनाए गए हैं उनकी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। ठीक है, 13वें शिलालेख में मिलता है। और 13वां शिलालेख कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, देहरादून कालसी नाम से। ठीक है, चलिए अगला देखिए पॉइंट। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो ये कहाँ से था? तक्षशिला से। ठीक है दोस्तों, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। तो स्थानिक जिला प्रशासक। ठीक है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अगला है यूनानी लेखकों ने
बिंदुसार को कहा, तो इसे कहा अमित्रो केडीज, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं, नोट पॉइंट है। संस्कृत लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात मतलब दुश्मनों की हत्या करने वाला कहा है, अमित्रघात। वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बिंदुसार को अलग अलग लोगों ने और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम दिया है। जैसे अमित्रघात दुश्मनों की हत्या करने वाला, ये संस्कृत के लेखकों ने कहा, ठीक है। अच्छा, वायु पुराण में कहा है इसको भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन, ठीक है, ध्यान रखिए। और यूनानी लेखकों ने अमित्रोकेटीज, ठीक है। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, ठीक है, तो ये जानते हैं, काफ़ी फेमस है, जेम्स प्रिंसेप। और कब? 1837 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं अशोक के बारे में। और अशोक महान जो शासनकाल है, ठीक है, अशोक महान का 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, चूँकि ईसा पूर्व उल्टी चलती है तो इसलिए यहाँ पर इस तरह कंडीशन है, ठीक है। चल देखिए अभिलेखों में विषय, अब जो उनके अभिलेख हैं उनके प्रमुख विषय और अभिलेख देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अभिलेख है इस साइड और इस साइड है इसके विषय, मतलब किस अभिलेख पर क्या लिखवाया गया है, उत्कीर्ण करवाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। प्रथम शिलालेख है पशु बलि की निंदा, ठीक है दोस्तों, तो पशु बलि की निंदा की गई है। अगला है द्वितीय शिलालेख, मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा प्रबंधन, ठीक है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य, मानव तथा पशुओं के लिए चिकित्सा संबंधी बातें कही गई है, ठीक है, उनका इलाज करवाने संबंधी, दवाइयों संबंधी, ठीक है। तीसरे और चौथे में क्या है? धर्म संबंधी नियमों का उल्लेख है, ठीक है। अच्छा, पंचम शिलालेख में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं सामाजिक वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है तो ध्यान रखिए, पंचम, ठीक है। छठा शिलालेख है आत्मसंयम की निंदा, ठीक है। अगला है सातवां और आठवां अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन, ठीक है दोस्तों। तीर्थ यात्राओं की, जितनी भी तीर्थ यात्रा की है उनका वर्णन है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं नवे शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार की व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। 10वें में देखते हैं क्या लिखा है, राज्य कर्मचारियों को प्रजा की चिंता करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। राज्य कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? प्रजा की चिंता करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 11वें में है 11वां शिलालेख धम्म की विशेषता, ठीक है, क्योंकि पाली भाषा में धर्म को धम्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए 12वां शिलालेख देखते हैं। सभी मतों के सत्कार की बात कही गई, ठीक है, सभी मतों के, मतलब जितने भी धर्म हैं, मत है, ठीक है, विचार है, उन सब के क्या करना है? सम्मान करना है, ठीक है। चलिए 13वां शिलालेख है जो सबसे बड़ा है, कलिंग युद्ध का वर्णन तथा 5 यूनानी राजाओं के नाम जहां अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसने अपने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की बात कही है 13वें शिलालेख में, ठीक है। और 5 यूनानी राजाओं के नाम भी है इस शिलालेख पे, जहाँ जहाँ उसने वो भेजे थे अपने प्रचारक धर्म के, ठीक है। जैसे मतलब श्रीलंका में अपने बेटी भेजे थे दोनों, ठीक है, इसी तरीके से। और कलिंग युद्ध का वर्णन भी है इसमें, ठीक है। क्यों है कलिंग का वर्णन इसमें? इसलिए क्योंकि दोस्तों इसमें बताया गया है इसने कि कैसे व्यतीत होकर नरसंहार देखकर इसने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। अच्छा, और लास्ट देखते हैं 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा, ठीक है दोस्तों। तो ये 14 शिलालेख थे इसके महत्वपूर्ण, और 14वां है लोगों की धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा। तो चलिए अब इसके जो अशोक है 7 स्तंभ लेख देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्रम संख्या है, यहाँ पर शिलालेख है, और स्थान यहाँ पर उसकी लिपि शिलालेख की। पहला देखते हैं शाहबाज गढ़ी, ये पेशावर में है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान है पेशावर में, और खरोष्टी इसकी लिपि, ठीक है दोस्तों। अगला है मान सहरा, ये हजारा, ये भी पाकिस्तान में है, और इसकी लिपि भी खरोष्टी है, ठीक है। अगला है जूनागढ़, ये गिरनार में है, सौराष्ट्र गुजरात में, ठीक है, और ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, यह ध्यान रखना गुजरात में है।
अगला है कालसी, ये बताया भी था मैंने पहले, देहरादून उत्तराखंड में है और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। अगला है सोपारा थामा, सौराष्ट्र, ये भी गुजरात में है और इसकी भी लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। अगला है धोली, ये पूरी उड़ीसा में है, ब्राह्मी, जहाँ पर कलिंग है, ठीक है, तो इसकी भी ब्राह्मी लिपि है। अगला है जोगदा, इसका है गंजाम, ये आंध्र प्रदेश में है और इसकी लिपि ब्राह्मी है। अगला है लास्ट इरागुड़ी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ब्राह्मी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 2 की खरोष्टी है, बाकी क्या है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो ये इसके स्तंभ लेख हैं, ठीक है दोस्तों, 7 स्तंभ लेख है। और ये जो कलसी वाला है ये शिला लेख भी है, इसीलिए यहाँ पर 8 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। चलिए अब देखते हैं इसके जो 7 स्तंभ लेख हैं और, ठीक है। चलिए आगे है 7 स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, इसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। अगला है दिल्ली टोपरा स्तंभ, यह स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना किसके द्वारा लाया गया है, ठीक है। अगला है रामपुरवा स्तंभ लेख, यह स्तंभ चंपारण में स्थित है, ठीक है। चंपारण कहाँ से है, गुजरात में। अगला देखिए लोरिया अरराज स्तंभ लेख, यह स्तंभ भी बिहार में है, चंपारण, ठीक है। तो चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखिए लोरिया नंदनगढ़, ठीक है, यह स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख भी चंपारण में स्थित है। अगला है 7वां स्तंभ लेख, वैशाली स्तंभ लेख, वैशाली बिहार में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब आपको एक बात अवगत करा देता हूँ, ये जो स्तंभ लेख थे ये तो यही है, ठीक है। अब ये इनकी जो 14 अशोक के 14 शिला लेख थे और ये इनकी स्थिति और लिपि बताई गई थी, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये इसके शिला लेख ही है, ठीक है, लेकिन इनके स्थान और लिपि बताई गई, ठीक है, अशोक के 14 स्तंभ लेख, ठीक है दोस्तों। जब इसे आप पूरा देखेंगे वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा, वो मिस्टेक से हो जाता है भाई कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 7 स्तंभ लेख भी देख लिए हमने, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, कौन इन्होंने मंगवाया, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हमने बता दिया है। चलिए अब आगे और देख लेते हैं थोड़े से फैक्ट्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अगला है प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो मौर्य वंश है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, तो वो था अशोक। मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है, तो प्रिंस की तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है। और ये जो मैकियावेली है आधुनिक मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, छोड़िए इसको स्किप करते हैं। और ये जो प्रिंस है इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त ने। राजा खारवेल चंदी वंश मतलब चेदी वंश कहाँ के शासक थे, तो दोस्तों कलिंग के शासक थे। अगला है किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। ये दोस्तों संस्कृत का पहला अभिलेख है, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। ये साबित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं जूनागढ़ क्योंकि गुजरात में है इसलिए पश्चिम की बात की है। आगे देखते हैं केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वह भाबरू स्तंभ, ठीक है।
अगला है बराबर की गुफाओं। ठीक है दोस्तों, बराबर की गुफाओं मतलब गया जिले में है, गया बिहार में है, का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया। ठीक है, मतलब वहाँ से रहे हुए हैं। ठीक है, चलिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को बिंदुसार ने तक्षशिला भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे आए लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनके लिए बहुत बहुत ख़ास है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।